ऋतुत्रय की काल अवधि की समाप्ति का क्षण ज्यों-ज्यों नजदीक आने लगा, त्यों-त्यों चंड प्रद्योत के वासना पूरित मन में गुदगुदाहट बढ़ने लगी। बड़ी आतुरता के साथ वह अपने जीवन उपवन में नव बसंत के नयन लुभावने रंग और मदमाते सौरभ की प्रतीक्षा करने लगा। 6 महीने की अवधि समाप्त होते ही उसने मृगावती को अपना प्रेम निमंत्रण भेजा। मृगावती, तुम मेरे मन मंदिर की आशापूर्णा देवी हो, प्राणों की पुलकन हो, प्राण हो। तुम्हारे अभाव में यह जीवन मात्र एक श्वसन यंत्र बनकर रह गया है। हृदयेश्वरी, बहुत कड़ी परीक्षा दी है मैंने अपने धैर्य की, पर अब एक एक क्षण भी असह्य हो रहा है। अतः शीघ्रता करो और वासंती बयार बनकर उतरो मेरे जीवन उद्यान में। तुम्हारा सुयोग पाकर नई बहार आ जाएगी पतझड़ से घिरे मेरे जीवन उपवन में। पत्र पढ़ते ही वीरांगना के चेहरे का रंग बदल गया। भ्रिकुटी तन गई, भौहें खिंच गई, होठ कांपने लगे, नथुने फूलने लगे और खून बरसने लगा उसकी आंखों से। दूत के सामने ही पत्र को फाड़ टुकड़े टुकड़े करते हुए उसने सिंह गर्जना की। हट जा मेरी दृष्टि के सामने से। जैसा तेरा राजा लंपट है, वैसा ही तू है जो व्यभिचारी की दलाली करने आया है। पर नारी पर बुरी नजर उठाने का दुस्साहस करते हुए क्या तेरा उस नराधम राजा की आत्मा में जरा सा भी कंपन नहीं हुआ? यह महापाप कर उसने उज्जैनी के गौरवमय राज सिंहासन एवं उज्जवल कुल परंपरा पर कलंक का काला धब्बा लगा दिया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है उसके लिए। वह मुझे प्राप्त करना चाहता है, पर मैं उसे न तन से चाहती हूँ, न मन से, न अतीत में भी कभी चाहा है। उस कामी कीड़े का मुंह देखना भी मैं पाप समझती हूँ। मेरे जिस संदेश को उसने प्रेम आश्वासन समझा, वह तो मात्र अपने शील की सुरक्षा के लिए की गई मेरी एक युक्ति थी। मैं अपने शील व्रत पर हिमालय की तरह अडिग हूँ। प्राणों की आहुति देकर भी मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं नारी अवश्य हूँ, विधवा भी हूँ, पर अबला नहीं हूँ। सत्य और सत्य का अनंत बल है मेरे पास। उसके रहते कामी चंड प्रद्योत तो क्या, संसार की बड़ी से बड़ी हस्ती भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़। वह रुकी नहीं। कामांध होने के कारण उसकी विवेक चेतना लुप्त हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और नष्ट हो गई है उसकी स्मृति। इसलिए शायद वह इस राम कहानी को भूल गया है कि पतिव्रता के शील के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करने के कारण रावण जैसे महाशक्तिशाली राजा को भी भयंकर दुर्दशा की मौत मरना पड़ा था। आज युगों युगों के बाद भी लोग उसके नाम पर थूकते हैं, मरे हुए को बार बार मार कर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। फिर तेरा राजा किस खेत की मूली है? उसकी वही गति होनी है जो किसी भी दुराचारी की होती है। याद दिला देना तेरे उस निर्लज्ज राजा को कि किसी शीलवती के शील के साथ खेलना आग के साथ खेलना है। सब कुछ भस्म होकर ही यह खतरनाक खेल समाप्त होता है। राजमाता की जोशीली फटकार सुन सांसदों के रोंगटे खड़े हो गए। मातृभूमि के वीर सपूतों की भुजाएं फड़फड़ाने लगी। उनके हाथ मयान की मूठ पर जाने लगे। बेचारा दूत भय से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। तभी उदयन ने उसे अभयदान देते हुए कहा, तू दूत है, अतः अवध्य है। मैं तुझे छोड़ता हूँ। तलवार हाथ में लेते हुए तेज स्वर में कहा, तेरे उस दुष्ट राजा को बता देना कि यदि उसे अपनी प्राणों से जरा सा भी मोह है तो वह भूल कर भी कभी कौशाम्बी की तरफ मुंह न करे। यदि उसने यह दुस्साहस किया तो यहाँ उसकी लाश भी सुरक्षित नहीं मिलेगी। गिद्ध, कौए और कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। तिरस्कृत दूत ने बड़ा चढ़ाकर सारे संवाद को चंड प्रद्योत को सुनाया। वह एक बार तो ठगा सा रह गया, पर दूसरे ही क्षण उस पर क्रोध का भूत सवार हो गया। पूरे दल बल सहित वह कौशाम्बी पर चढ़ाया।
नगरी के बाहर मैदान में अपना पड़ाव डालकर उसने मृगावती को धमकी भरा संदेश कहलाया। अब भी समय है अपनी भूल का प्रायश्चित करने का। यदि तुम्हें अपने पुत्र उदयन और कौशाम्बी की जनता के प्राण प्यारे हैं तो तत्काल बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा कौशाम्बी को शमशान बनाकर ही चैन लूंगा। मृगावती अपना निर्णय पहले ही कर चुकी थी, अतः पूर्ण सचेत और सावधान थी। प्रजा के लिए यथाशीघ्र नगरी की सीमा छोड़ दुर्ग में प्रविष्ट हो जाने की राजाज्ञा प्रसारित करवा दी। द्वारपाल को जनता के अंदर पहुंचने के साथ ही किले के दरवाजे बंद कर देने के लिए सजग कर दिया। सुसज्जित सेना को आदेश की देरी थी। व्यूह रचना के साथ उसने मोर्चा संभाल लिया। मृगावती ने सारी व्यवस्था का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पुत्र उदयन को कुछ आवश्यक निर्देश दिया और निश्चित बन पौषधशाला में चली गई। नियमित ध्यान, स्वाध्याय एवं अन्य उपासनात्मक क्रियाएं करने का यह उसका एकांत एवं सुरक्षित स्थान था। पंच परमेष्टि का पावन स्मरण करते हुए वह आत्म केंद्रित होने लगी। आत्मशक्ति का स्रोत खोल वह प्रद्योत का अपने ढंग से मुकाबला करने का प्रयत्न करने लगी। उदयन माता की सुरक्षा एवं चंड प्रद्योत को सबक सिखलाने के लिए मोर्चे पर आकर डट गया। प्रद्योत का तीव्र प्रतिरोध करते हुए उसने एक ऐसा तीर चलाया कि जिससे प्रद्योत का मुकुट कांच के बर्तन की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। स्वयं द्वारा दुर्भेद बनाए गए कौशाम्बी के किले को तोड़ने में असमर्थ प्रद्योत बूढ़े हाथी की तरह कातर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। मन में झुंझलाहट बढ़ने लगी तो बाहर चेहरे और वाणी में आवेश उफनने लगा। समयज्ञ बूढ़े मंत्री ने यथार्थ की भूमिका पर स्थिति का अध्ययन किया। मृगावती की कूटनीति, व्यूह संरचना एवं बुद्धि कौशल का वह कायल हो गया। गृह पक्ष की सेना के जवान पतझड़ में झड़ते पत्तों की तरह तेजी से गिर रहे थे। नैतिक पराजय के साथ साथ अपनी माली सामरिक हालत देख उसने चंड प्रद्योत से निवेदन किया, निसंदेह आपकी शक्ति अपराजय है, पर अपनी ही छोटी सी चूक से हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसे तोड़ना सुगम नहीं है। दुर्भेद दुर्ग में सुरक्षित कौशाम्बी के सैनिक हमारी विशाल सेना के लिए प्रलय का रूप बन रहे हैं। अतः समय और बुद्धिमत्ता का तकाजा यही है कि हम एक बार स्वेच्छा से पीछे हट जाएं, अन्यथा सेना तो तहस नहस होगी ही, बदनामी का सहरा भी सर पर बंधेगा। फिर इस कीमत पर भी मृगावती को प्राप्त करने की आपकी ललक पूरी नहीं होगी। लेकिन चंड प्रद्योत का मन मंत्री का सुझाव कब मानने वाला था। पीछे हटने की बात तो बहुत दूर रही, सुझाव के सर्वथा विपरीत उसने आक्रमण के और अधिक तेज करने का निर्णय ले लिया। उस अनमोल मणि को प्राप्त करने के लिए लूट खसोट, मारकाट, आगाजनी आदि के द्वारा प्रजा में आतंक पैदा करने के लिए उसने पूरी नगरी को पुनः घेर लिया। सेना ने जोश खरोश के साथ नगरी में प्रवेश किया, पर वह अत्याचार क्या मिट्टी और पत्थरों पर ढहाती। राजमाता के निर्देश के साथ ही अनुशासित प्रजा कब की पूरी नगरी को छोड़ दुर्ग में आरक्षित हो चुकी थी। एक नारी ने अपने अस्तित्व पर आए खतरे को टालने के लिए राजनीति का जो चक्र चलाया, उसे देख चंड प्रद्योत का दिमाग चकराने लगा। अपनी बुद्धि विकल्पता पर उसे तरस आने लगा। इसके बावजूद उफनते समुंदर की तरह वह वापस मुड़ने को तैयार नहीं था।